हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जी नवल सर जजवा इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम लोग प्राचीन भारत के मौर्य काल भाग 1 का वीडियोस ऑलरेडी हमने बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग मौर्य वंश के पार्ट 2 अर्थात पहले वीडियोस में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक के बारे में जाने थे और उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे महान सम्राट अशोक के मौर्य प्रशासन और मौर्य प्रांत, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे और मौर्यकालीन समाज कैसा था इनके बारे में जानेंगे विशेष रूप से। और इनके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जानेंगे मौर्य काल की कला के बारे में जानेंगे। विशेष रूप से आज हम लोग मौर्य प्रशासन के बारे में जानते हैं। जो मौर्य प्रशासन जो था इसे केंद्रीय प्रशासन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। सर्वप्रथम अशोक जो थे 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठे थे और 236 ईसा पूर्व तक रहे। ठीक है, इसका शासनकाल रहा। मौर्य प्रशासन इसके समय में सबसे सुदृढ़ व्यवस्था के अंतर्गत मानी जाती है, तो इसी को आज हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। मौर्य प्रशासन को केंद्रीय प्रशासन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। मौर्य प्रशासन में सत्ता का सर्वप्रमुख केंद्र जो था वो राजा था। ठीक है ना, जिस तरह अभी सत्ता का प्रमुख केंद्र जो होता है केंद्र में होती है, उसी प्रकार उस समय जो प्रशासनिक में सबसे सभी न्याय बोले तो मतलब सभी विभाग के जो मूल मौखिक रूप से सभी सत्ता पर शासन जो था केवल राजा का था। ठीक है ना, केवल राजा का था। राजा के अधीन कौन सा प्रशासन था? इसके अंतर्गत न्यायिक मामला था, सैनिक था, अन्य मामले इसी के पास में। ठीक है ना, तो राजा की सहायता के लिए अनेक मंत्री होते थे, जिनमें प्रमुख थे अमात्य, जो प्रशासनिक अधिकारी होता था। अमात्य जो प्रशासनिक अधिकारी था। दूसरा था तीर्थ, जो शीर्षस्थ अधिकारी कहलाता था। ठीक है ना, शीर्षस्थ अधिकारियों की संख्या 18 थी, जो महामात्र कहलाता था। ठीक है ना, अब इतने बड़े राजा जो थे तो सभी पर अपना नियंत्रण स्थापित तो अपने से नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने कई मंत्रियों की मतलब बहाली की। जैसे जो था समाहर्ता, ये राजस्व अधिकारी था। राजस्व अधिकारी, ठीक है, ये राजस्व बोले तो जैसे कि अभी भी समाहर्ता अपने यहाँ होता है वर्तमान समय में भी, जो राजस्व वसूल करता है। दूसरा था सन्निधाता, ये राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे। सन्निधाता जो थे उस समय के राजकीय कोषाध्यक्ष थे। वर्तमान में देखें तो इसे वित्त मंत्री के नाम से भी अभी आप जानते हैं इसे। ठीक है, वित्त मंत्री वर्तमान का अभी आपका निर्मला सीतारमण जो है वर्तमान में भारत के। तो सन्निधाता उस समय का क्या कहा था? राजकीय कोषाध्यक्ष। सीता अध्यक्ष, यहाँ से बहुत बार प्रश्न आता है। ये राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे। अब सीता जो होता था उस समय भूमि का नाम होता सीता भूमि। सरकारी भूमि को हम लोग सीता भूमि कहते थे, उस समय कहा करते थे। और जिस भूमि में जिसमें खेती न होती थी उस भूमि को हम लोग अदेव मुक्त भूमि कहते थे। जिस भूमि में खेती होती थी सीता भूमि या सरकारी भूमि इसी को कहते थे, और जिस भूमि में खेती नहीं होती थी उसे अदेव मुक्त भूमि कहते थे। ठीक है ना, आगे चलते हम लोग। पन्याध्यक्ष, इसके अध्यक्ष वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष होते थे, पन्याध्यक्ष। ठीक है, अक्षपटला अध्यक्ष, ये महालेखाकार थे उस समय के। पुरोहित, दान विभाग एवं धर्म विभाग के अध्यक्ष होते थे पुरोहित। प्रशासता, ये कारागार के अध्यक्ष होते थे। कारागार अभी के समय जेल जिसको बोलते हैं। प्रशासता को क्या बोलते थे? कारागार अध्यक्ष।
इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। राजा के अंतर्गत कौन सी चीजें थी? प्रशासन था, न्यायिक था, सैनिक था, आदि मामले थे। इन सब को चलाने के लिए राजा ने कई अधिकारियों की बहाली की। सबसे पहले राजा को अनेक मंत्री होते थे जो जिनमें प्रमुख थे अमात्य जो प्रशासनिक अधिकारी था, फिर शीर्षस्थ अधिकारी था, उच्च वर्ग के अधिकारी थे। ठीक है, इसमें शीर्षस्थ अधिकारी को महामात्र कहा गया है। महामात्रों की संख्या 18 थे। समाहर्ता जो राजस्व अधिकारी था, सन्निधाता ये राजकीय कोषाध्यक्ष थे, सीताध्यक्ष राष्ट्रीय कृषि विभाग के अध्यक्ष थे, पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष थे, अक्षपटलाध्यक्ष ये महालेखाकार थे। मौर्य काल में पुरोहित ये दान एवं धर्म विभाग के अध्यक्ष थे। प्रशासता ये कारागार विभाग के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लिनी व जस्टिन के अनुसार सैन्य विभाग, प्लिनी व जस्टिस के अनुसार सैन्य विभाग के अध्यक्ष सेनापति कहलाते थे। वैसे तो युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करता था उसे नायक कहा गया है। युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करता था उसे नायक कहा गया है। और सैन्य विभाग के जो मुख्य अधिकारी होते थे, सबसे बड़े अधिकारी को सेनापति कहलाते थे। ठीक है, वही प्लिनी व जस्टिन के अनुसार सैन्य विभाग मुख्य रूप से 4 भागों में बटी हुई थी। पहला था पैदल सिपाही जो कि 6 लाख थे। मौर्य प्रशासन में लगभग 6 लाख पैदल सिपाही थे। जस्टिन और प्लिनी के अनुसार पैदल सिपाहियों की संख्या 6 लाख थी। इसका एक कथन ये भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विशाल सेना को लेकर पूरे भारत को रौंद दिया था। ठीक है ना, यह कथन सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है। ठीक है ना, इसमें किसानों में अभी भी मतभेद है। और घुड़सवार सैनिक जो थे 30,000 लगभग थे, और हाथी सैनिक जो थे ये 9,000 के आसपास थे, और रथ सैनिक जो थे ये 8,000 के आसपास थे। इसमें याद करने की चीज क्या है, सेना युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले को नायक कहा गया है, और सेना विभाग के सबसे उच्च अधिकारी को सेनापति कहा गया है। पैदल सिपाहियों की संख्या 6 लाख, घुड़सवारों की संख्या 30,000, हाथी सैनिकों की संख्या 9,000 और रथ सैनिकों की संख्या 8,000। ठीक है, यह मेगास्थनीज के अनुसार जो है ये तो शासन करने का एक राजतंत्र में अगर राजा को अपने प्रशासन को सुदृढ़ तरीके से चलाना अगर होता है तो सबसे ज़्यादा नीति को अपनाना होता है। ठीक है ना, सैनिक रखने पड़ते हैं, बड़े बड़े लगभग विभाग में अधिकारियों को ईमानदार व सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। ये जो मतलब अधिकारियों की बहाली करते थे, पहले इसकी जांच परख की जाती थी मौर्य काल में। ठीक है, तो ये सब जो सैनिक थे ये मुख्य रूप से मौर्यकालीन के एक अंग थे। ये बहुत ही प्रोटेक्टेबल सुरक्षा प्रदान किए थे। ठीक है, आगे मेगास्थनीज के अनुसार नगर का जो शासन था 30 सदस्यों का एक टुकड़ा मंडल करता था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा कि मौर्य काल में जो नगर प्रशासन हुआ करते थे वह 30 सदस्यों का एक मंडल क्या करते थे। ठीक है, ये मंडल 6 समितियों में विभाजित था। ठीक है, ये जो मंडल थे 6 समितियों में विभाजित था, और ये एक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, अगर एक समिति में 5 सदस्य है तो 6 समिति 6 पंचे 30। तो मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन जो था एक 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो मंडल 6 समितियों में बटा हुआ था। प्रत्येक मंडल में 5 सदस्य होते थे। ठीक है ना, ये नगर में मुख्य रूप से शासन करते थे। अब आते हैं हम लोग न्याय विभाग में। ये तो सैन्य विभाग को आप लोग जान के इतने विभाग में बटा हुआ था। न्याय विभाग में क्या होता था, अब बहुत इतने बड़े राज्य है, राजा तो हर जगह नहीं बैठ सकता, नहीं जा सकता न्याय करने के लिए। इसके लिए प्रत्येक प्रांतों में एक धर्म स्थायी न्यायालय की स्थापना की गई और एक कंटक शोधन न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, न्याय विभाग में धर्म स्थायी विभाग में दीवानी मामले देखे जाते थे। दीवानी बोले तो भूमि संबंधी
संबंधित जो होती है इस तरह के मामले को देखा जाता था। और कंटक शोधन में चोरी मतलब मार प्रथा, चोरी डकैती वगैरह वगैरह, इसमें कंटक शोधन फौजदारी मामले में देखा जाता था, ठीक है ना। तब ये प्रत्येक न्याय में जनपदीय न्याय के लिए एक जिसको न्यायाधीश कहते थे उसका उनको राजुक कहा गया था। प्रत्येक धर्मस्थायी में जो थे न्याय करते थे जो लोग जो बैठते थे उसको राजुक कहा गया था, ठीक है ना। जनपदीय न्यायालय में बैठने वाले व्यक्ति को राजुक कहा गया था, ठीक है। तो न्याय विभाग में मुख्य रूप से आप याद ये रखेंगे, ये दो भागों में बटा हुआ था। धर्मस्थायी न्यायालय जो दीवानी थे, दीवानी मामले को देखता था, और ये जो था दूसरा विभाग कंटक शोधन न्यायालय, ये फौजदारी मामले को देखता था। धर्म अस्थायी और कंटक शोधन में बैठने वाले जो न्यायाधीश थे उसे राजुक कहा गया था, ठीक है, राजुक, ये भी याद रखिएगा। अब जो दूसरा आते हैं गुप्तचर विभाग। देखिए मौर्य प्रशासन में एक गुप्तचर विभाग भी थे जो गुप्त रूप से राजा को संदेश आकर देते थे, फलाने जगह ये हो रहा है, चलाने जगह ये, दिस दैट, बहुत से गुप्तचर विभाग आकर के राजा को ये संदेश देते थे, ठीक ना। गुप्तचर विभाग को अर्थशास्त्र में गुप्तचर विभाग में जो लोग काम करते थे उसको गुप्तचर विभाग पहले दो भागों में बटा हुआ था। पहले था संस्था। संस्था जो था एक स्थान पर स्थिर रह करके, मतलब इसमें एक स्थान में स्थिर रह करके मतलब संवादों को एकत्रित करते थे, सूचना एकत्रित करते थे, ठीक है ना। जो घटना घटती थी इसको एकत्रित करके ये राजा को पहुंचाते थे, ठीक है। दूसरा था संचार। संचार क्या था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते फिरते रहते थे, ये सूचना एकत्रित करते थे और राजा को आकर बताते थे। तो गुप्तचर विभाग दो भागों में बटा हुआ था। पहला था संस्था, दूसरा था संचार। संस्था में एक स्थान पर स्थिर रह करके सूचना एकत्रित करते थे और राजा को आके बताते थे सूचना। दूसरा था संचार, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर के ये सूचना एकत्रित करते थे। तो ये जो थे संस्था और संचार में जो लोग काम करते थे, जो गुप्तचर सैनिक थे ये लोग, इस पुरुष को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। कौन सा पुरुष? गूढ़ पुरुष। संस्था में जो काम करते हैं और संचार में जो काम करते थे इसको अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मौर्य प्रांत, ठीक है। मौर्य प्रांत, मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहा गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। मौर्य काल को, इस प्रांत को, प्रांत जो था 5 था मौर्य काल में, मुख्य रूप से इसको चक्र कहा गया। प्रांत को जो 5 भागों में बटा था, पहला था उत्तरापथ, ठीक है। उत्तरापथ की राजधानी जो थी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र उज्जैनी वर्तमान स्थिति में भी अभी बनी हुई है। तीसरा था कलिंग जो कि तोसली वर्तमान उड़ीसा, अभी अभी उड़ीसा में बहुत एक दर्दनाक घटना घटी है ट्रेन संबंधी, क्या नाम है, बारासोल, है ना, बारासोल में। यही कलिंग जो था वर्तमान में उड़ीसा, तोसली, जहाँ के अशोक एक युद्ध किया था, कलिंग युद्ध, जहाँ से इसका हृदय परिवर्तन होता था। और इसी युद्ध के बाद ये भेरी घोष के बाद धर्म घोष की स्थापना करता है, ठीक है ना। तो भेरी घोष मतलब होता है युद्ध की नीति को छोड़ करके धर्म घोष बोले तो धर्म की नीति को अपना लिया था, ठीक है। यही से इनके बाद है दक्षिणापथ, इसकी राजधानी थी सुवर्णागिरी। और एक अंतिम जो है यहाँ लिखे हैं, इधर जगह कम था, एक था प्रासी या पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। जैसे कि अभी जैसे एक देश होता है उसी प्रकार उसमें कई राज्य होते हैं, कई जिले होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से उस समय पूरे मौर्य काल की जो राजधानी थी वे पाटलिपुत्र ही हुआ करते। जैसे अभी के 28 राज्य हैं, इसकी अलग अलग राजधानियाँ थी। जैसे कि यहाँ आपने देखा उस समय 5 राज्य थे मौर्य काल में। पहला था उत्तरापथ तक्षशिला जिसकी राजधानी थी, अवंती राष्ट्र उसकी राजधानी उज्जैनी थी, और कलिंग जिसकी राजधानी तोसली उड़ीसा वर्तमान में, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी, और प्रासी या पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन सभी
की राजधानी होते हुए भी एक सभी पूरे मौर्यकालीन मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी यही थी पाटलिपुत्र। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। प्रांतों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया था जिसे विषय कहा गया। प्रांतों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया जिसे विषय कहा गया। विषय जो थे ये विषयपति के अधीन थे। ठीक है ना, ये जो प्रांतों जैसे प्रांत एक राज्य था, अभी हम लोगों का वर्तमान में जिलों में बटा हुआ है, उसी प्रकार ये जो प्रांत था विषय में बटा हुआ है। और विषय जो थे वहाँ के विषय जो थे ये विषयपति के अधीन होते थे। वहाँ एक अधिकारी थे जो इस पे राज करते थे, शासन करते थे। ये अधिकारी विषयपति कहलाते थे। वर्तमान में जैसे प्रांत बोले थे राज्य, राज्य में अभी मुख्यमंत्री शासन करते हैं। और राज्य जो जैसे ही बढ़ता है जिलों में कौन शासन करते हैं? जिला प्रशासन। उसी प्रकार यहाँ विषयपति विषय में शासन करते थे। ठीक है ना। अब विषय को कई भागों में बांटा था जिसे गौप कहा गया है। विषय को कई भागों में बांटा गया जिसे गौप कहा गया। ठीक ना, ये जो गौप था 10 गौपों को मिला करके बनाया जाता था। वर्तमान में अगर इसे समझे तो जैसे जिला हुआ कई ब्लॉकों में विभाजित है, उसी प्रकार अभी जो उस समय विषय को जिला कहा गया है। तो ये जो विषय थे कई गौप में बटा हुआ था। ठीक ना, गौप कैसे बनता था, ब्लॉक कैसे बनता, कई पंचायतों कई गाँवों को मिलाकर बनता था। उसी प्रकार गौप में जो था कई 10 गाँवों को मिला करके एक गौप बनता था। एक गौप में एक ग्राम गौप जो बनता था कई गाँवों को मिलाकर बनता था। इसमें मुख्य रूप से 10 गाँवों को मिला करके एक गौप बनता था। ठीक है ना। तो ग्राम का जो मुखिया होता था ग्रामीण कहलाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता था। ये जो 10 गाँव देख रहे हैं आप, एक गाँव का जो मुखिया कहलाता था वो ग्रामीण कहलाता था। ठीक है। अब आते हैं हम लोग मौर्य समाज में। ये तो आप केवल मौर्य प्रशासन की पूरे नीति को देखें। अब इसमें हम लोग देखते हैं मौर्य प्रशासन हो गया, इसके बाद मौर्य प्रांत आप लोगों ने देखा, इसके बाद हम लोग देखेंगे मौर्य समाज। चाणक्य के अनुसार 4 वर्ण में विभाजित था मौर्य समाज। 4 वर्ण बोले तो 4 भागों में विभाजित था। चाणक्य जो अर्थशास्त्र में लिखा है कि मौर्य समाज जो था मुख्य रूप से 4 भागों में बटा हुआ था। वह था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ठीक है। लेकिन वही मेगास्थनीज के अनुसार जो है कार्यों के आधार पर 7 वर्गों में समाज को बांटा है। मेगास्थनीज मौर्यकालीन समाज को मुख्य रूप से कार्य के आधार पर 7 भागों में से बांटा है। पहला क्या था? पहला था दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक, सातवां सभासद। ठीक है। मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज को 7 भागों में बांटा है कार्य के आधार पर। ठीक है। तो उसने पहला भाग क्या है उसका? दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक, सातवां सभासद। अब यही चाणक्य कहता क्या है? चाणक्य कह रहा था कि दास प्रथा नहीं थी मौर्य काल में। दास प्रथा चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में लिखा कि मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। वही अपने पुस्तक में मेगास्थनीज जो यूनानी थे अपने पुस्तक इंडिका में लिखते हैं कि मौर्य काल में दास प्रथा थी। ठीक है ना, दास प्रथा विराजमान थी। ये कौन कह रहे थे? मेगास्थनीज अपने पुस्तक इंडिका में बता रहे हैं मौर्य काल में दास प्रथा विराजमान थी। ठीक ना, थी, लेकिन अपने पुस्तक में चाणक्य बता रहे दास प्रथा नहीं थी। ठीक है ना, दोनों में इस विषय में मतभेद चल रहा है। ठीक है। और मौर्यकालीन समाज के अब हम लोग अर्थव्यवस्था में आते हैं। मौर्यकालीन समाज में और एक चीज छूट गया, यहाँ इसको हम नोट किए हैं। मौर्यकालीन समाज में जो स्त्रियां वेश्यावृत्ति को अपनाती थी उसे रूप जीवा कहा जाता था। रूप जीवा कहलाती थी। जो स्त्रियां वेश्यावृत्ति को अपनाती थी स्वतंत्र रूप से, जो मतलब वेश्यावृत्ति को अपनाती थी उसे रूप जीवा कहा गया है। ठीक है। अब वही अगर हम बात करते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में,
तो मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वह था कृषि। वह था क्या? कृषि था इसका मुख्य आधार, ठीक है ना। कृषि था जिसका 1/4 या 1/6 भाग वसूला जाता था। कौन वसूलता था? वही राजस्व अधिकारी ने कहा था, जो समाहर्ता जिसको बोलते थे, ठीक ना, यही वसूल करते थे कृषि कर, ठीक है ना। व्यापार जो थे मौर्य काल में मुख्य रूप से दोनों तरफ से होते थे, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। यूनान के साथ जो इनके संबंध थे, कुछ विदेशों से भी इनका व्यापार होता था और कुछ अपने अंदर भी होते थे। इसे आंतरिक व्यापार कहा गया, जो अपने देश के अंदर होते थे। बाह्य देशों के साथ यूनान जैसे सब देश थे, इससे जो व्यापार हुआ इसे बाह्य व्यापार कहा गया। इसमें एक प्रमुख उद्योग थे मौर्य काल में एक प्रमुख उद्योग था, वह था वस्त्र उद्योग, ठीक है। इसके बाद टैक्स। मौर्य काल में टैक्स न देने वाले व्यक्ति को या टैक्स चुराने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी, ठीक ना। टैक्स चोरी करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड दी जाती थी। मौर्य काल का एक प्रमुख बंदरगाह था जिसका नाम था भड़ौच, जो वर्तमान गुजरात में स्थित है, ठीक है। इसे आप 1 से 2 बार बढ़िया से देखेंगे, आपको बढ़िया से माइंड में सेट हो जाएगा और आशा करता हूँ कि आपके माइंड में सेट हो गया होगा। आप इसे 2 से 4 बार बढ़िया से देखेंगे, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट अगर आपको आ रही है तो हमें कमेंट्स जरूर करें। कमेंट तभी तो हम आपके कमी या हम अपनी कमी को बता पाएंगे, आप तक शेयर कर पाएंगे।